महाभारत कृष्णा, द्रौपदी, कर्ण और पांडवों के लिए फेमस है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इनसे ही तो महाभारत में रस और नॉलेज दोनों आते हैं। पर महाभारत में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सब प्लॉट्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जो बात वो कह रहे हैं वो तब भी रेलेवेंट थी और अब भी रेलेवेंट है। बेसिकली दीज सब प्लॉट्स आर अबाउट फादर इश्यूज। रिलेटेबल टॉपिक ना, इसलिए अब एंड तक देखना। These subplots talk about the dynamics between the older generation and the younger generation, और साथ ही they talk about the expectations जो पापा को अपने बेटे से होती हैं। वैसे ये पापाओं की expectations सदियों से बच्चों की जान खाती आई है, नहीं? Anyway, I will tell you 2 stories from महाभारत जहाँ पापाओं की अपने बेटों से अजब भी expectations थी। And let's see क्या वो बेटे उन्हें पूरा कर पाते हैं, और अगर पूरा कर भी पाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, तुम सब्सक्राइब करके मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दो। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। शांतनु, द किंग ऑफ हस्तिनापुर एंड द ओजी लवर बॉय ऑफ द किंगडम। एक सुबह रिवर बैंक से गुजरते हुए उनकी नजर रिवर से निकलती हुई एक लड़की पे रुक जाती है। उसे देखते ही वो सब भूल जाते हैं एंड उसके दीवाने हो जाते हैं। एंड अनलाइक यू एंड मी, वो ये बात दिल में नहीं रखते। वो कॉन्फिडेंस से जाके उस लड़की के सामने अपने दिल की बात रखते हैं। ही प्रपोजेस हर टू मैरी हिम, थिंकिंग के जवाब हाँ ही आएगा। उस लड़की को भी शांतनु पसंद आता है, पर वो इजीली हाँ नहीं बोलती, क्योंकि उसके लिए मैरिज इज ऑल अबाउट फ्रीडम। वो शांतनु के आगे कंडीशन रखती है कि शांतनु विल नेवर एवर क्वेश्चन हर। वो जो चाहेगी बिंदास करेगी, एंड अगर शांतनु कभी उसे क्वेश्चन करेगा तो वो उसे टाटा कह के चली जाएगी। शांतनु प्यार में अंधा होता है, इसलिए अग्रीज। इसके बाद वो शादी करते हैं एंड कुछ टाइम खुश भी रहते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है व्हेन देयर फर्स्ट बेबी इज बोर्न। पर इससे पहले शांतनु बच्चे को गोद में ले पाता, उससे खेल पाता, उसकी बीवी बच्चे को ले जाती है और पानी में बहा देती है। ये देख के शांतनु के आंसू भी बह जाते हैं। वो अपनी वाइफ से बहुत कुछ पूछना चाहता है एंड फिर उससे अपना वादा याद आ जाता है एंड ही लेट्स इट गो। बट फिर ये सीन 6 बार और रिपीट होता है और शांतनु दिल पे पत्थर रख के सहता रहता है। पर जब उसकी बीवी उनके 8th बेबी के साथ पानी वाला खेल खेलने लगती है, तब शांतनु केयरिंग फादर बन के उसे रोकता है। तब उसकी वाइफ इज टेकन अबैक एंड टेल्स हिम कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा है बाय क्वेश्चनिंग हर। इतना ही नहीं, शी ऑल्सो टेल्स हिम कि वो गॉडेस गंगा है एंड अब उसके साथ नहीं रहेगी। और जहाँ तक बच्चों की बात रही, ये 8 बच्चे 8 वसु थे, यानी डिवाइन बींग्स who were born as mortals due to a curse। गंगा उनकी हेल्प कर रही थी टू ब्रेक दिस कर्स, पर सैडली वो लास्ट और 8 वसु को नहीं बचा पाई बिकॉज ऑफ शांतनु। फिर गंगा शांतनु को बताती है कि ये बच्चा जिएगा, लेकिन अच्छी लाइफ नहीं, क्योंकि ना वो कभी शादी करेगा और ना कभी किंग बनेगा। इसके बाद गंगा उनके बेबी को लेकर चली जाती है, टेलिंग शांतनु के शी विल सेंड द बॉय बैक वंस ही इज वेल एजुकेटेड। शांतनु को अपनी वाइफ को जाते देख दुख तो होता है, पर मन ही मन वो खुश भी होता है, क्योंकि उसने अपने बच्चे को बचा लिया। नॉट ओनली दिस, वो खुद से वादा करता है कि वो बच्चे को हर खुशी देगा और गंगा की बात रॉन्ग साबित करेगा। एनीवे, कुछ सालों बाद गंगा उनके बेटे देवव्रत को शांतनु को सौंपती है। वो एक ग्रेट वॉरियर भी है और ग्रेट स्कॉलर भी। शांतनु इज रियली हैप्पी टू मीट हिम एंड जब वो देखता है कि उसका बेटा कितना टैलेंटेड है, तो वो उसे अगला किंग अनाउंस कर देता है। तुम सोच रहे होगे अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है, ये शांतनु स्केरी फादर कैसे है? बता रहा हूँ। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अपना शांतनु लोनली फील कर रहा होता है एंड फॉल्स इन लव विद द फिशर वुमन सत्यवती। फॉर द सेकेंड टाइम शांतनु को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है एंड ही गोज क्रेजी फॉर हर। कहा था ना, ओजी लवर। लेकिन सत्यवती किंग से शादी करने की शर्त रखती है, दैट इज के उसका बेटा किंग बनेगा, देवव्रत नहीं। ऊपर से तो लाइक अ गुड फादर शांतनु ये कंडीशन मानने से मना कर देता है, पर अंदर ही अंदर सत्यवती के लिए तड़प रहा होता है। वो खाना पीना सब छोड़ देता है सत्यवती की याद में। तब उसका बेटा देवव्रत शांतनु से बात करता है एंड उसके दिल का हाल जानता है। फिर देवव्रत अपने पापा की प्रॉब्लम सॉल्व करने की ठानता है और सत्यवती से वादा करता है कि हर सन विल हैव द राइट टू थ्रोन एंड वो कभी उसे चैलेंज नहीं करेगा। इनफैक्ट ही विल फॉरएवर प्रोटेक्ट द थ्रोन। पर तब भी सत्यवती पूरी तरह कन्विंस नहीं होती, बिकॉज शी इज वरिड के देवव्रत के बच्चे थ्रोन पे अपना हक मांगेंगे। तब देवव्रत टर्न्स इनटू भीष्म एंड कसम खाता है कि वो कभी शादी नहीं करेगा। ये सुन के सत्यवती के मन को चैन पड़ता है
एंड वो शांतनु से शादी करने के लिए रेडी होती है। व्हेन शांतनु गेट्स टू नो अबाउट द एंटायर थिंग, तो पहले तो वो बहुत आनाकानी करता है पर मन ही मन में खुश होता है बिकॉज उसे सत्यवती मिल गई। उस टाइम पे शांतनु को रियलाइज तो होता है कि उसके बेटे के साथ गलत हुआ है, पर शायद वो अपनी खुशी के लिए इसे अवॉइड कर देता है। पर ये इग्नोरेंस या सेल्फिशनेस उनकी फ्यूचर जनरेशंस पे बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि पूरा कुरुवंश इवेंचुअली महाभारत की वॉर में फंस जाता है। इतना ही नहीं, जब शांतनु को एंड में रियलाइज होता है कि उनके बेटे ने कितना बड़ा त्याग दिया है लाइफ की हर खुशी से किनारा करके, तब वो उसे इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं ताकि ही कैन एस्केप हिज पेनफुल लाइफ। पर भीष्म वॉर के एंड तक इस वरदान का यूज नहीं करते और तड़पते हुए अपनी फैमिली को लड़ते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं, माना जाता है कि ड्यू टू हिज फादर वो कभी रीबॉर्न नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्होंने शादी और बच्चा नहीं किए। एंड हिंदू ट्रेडिशंस में रीबॉर्न होने के लिए बच्चा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज बिलीव दैट उनकी आत्मा पुत में रहती है और तड़पती है। इट इज अ प्लेस दैट इज बिटवीन हेवन एंड हेल। बेसिकली मोटी मोटी बात यह है कि भीष्म के पापा की लव स्टोरी ने उनकी लाइफ और डेथ स्टोरी बिगाड़ दी। बट अभी रुको, कहीं जाना नहीं, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा फ्रॉम महाभारत, जिसमें फादर शांतनु से भी ज्यादा सेल्फिश हैं। ये कहानी है ययाति की, जो शांतनु के एंसेस्टर थे। He was married to ऋषि शुक्राचार्य's daughter देवयानी, लेकिन ययाति एक लॉयल हस्बैंड नहीं बने और अपनी वाइफ की मेड कम फ्रेंड के साथ चक्कर चलाने लगे। बट जैसा कि हर बार होता है, चीट करता हुआ पति पकड़ा जाता है और फिर तरह तरह के बहाने बनाता है। ययाति ने भी ऐसा ही किया जब देवयानी ने उन दोनों को साथ में पकड़ लिया। लेकिन बेस्ट पार्ट इज के देवयानी ययाति की बातों में नहीं आई और सीधा घर छोड़ के अपने पापा शुक्राचार्य के पास चली गई। वहां रोते रोते उसने अपने पापा को सब बताया और उसके पापा गुस्से से भर गए। वो सीधा ययाति के पास गए एंड कर्स्ड हिम टू बी ओल्ड एंड इम्पोर्टेंट। वैसे देखा जाए तो एक यंग लस्टफुल मैन के लिए ये सही पनिशमेंट है। ये कर्स मिलते ही ययाति की स्ट्रेंथ जाने लगती है। वो डायबिटीज, नी पेन, बैक पेन सबका शिकार हो जाता है, बेसिकली बूढ़ा हो जाता है। अपनी ये हालत ययाति सहन नहीं कर पाता और बार बार शुक्राचार्य से माफी मांगता है, लेकिन शुक्राचार्य का उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं होता। पर तब भी वो कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का ख्याल आता है। ही थिंक्स के कैसे उनकी यंग बेटी एक बूढ़े हस्बैंड के साथ लाइफ बिताएगी। मेरे हिसाब से तो उन्हें अपने दामाद को बुढ़ा रखना चाहिए था और अपनी बेटी को अपने घर। एक चीटर के साथ रहने का क्या फायदा। बट मेरे चाहने से कुछ नहीं होता और शुक्राचार्य ययाति को अपने कर्ज का तोड़ बताते हैं। ही टेल्स हिम कि ही कैन बिकम यंग अगेन अगर उसका कोई भी बेटा उसे अपनी जवानी दे दे और बदले में उसका बुढ़ापा ले ले। ये बच्चे बलि के बकरे कैसे बन गए? पर सबको ये सोल्यूशन परफेक्ट लगा, किसी भी एंगल से प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा। एंड ययाति चौड़ में अपने बेटों के पास गया उनसे उनकी जवानी मांगने, लेकिन ययाति के 4 बड़े बेटों ने उसे अपनी जवानी देने से साफ मना कर दिया। सही किया बच्चों, ऐसे पापा के साथ ऐसा ही करना चाहिए। पर पता नहीं उसके सबसे छोटे बेटे पुरु को क्या पड़ी थी, वो अपने पापा को अपनी जवानी देने के लिए रेडी हो गया। इसके बाद ययाति यंग एंड हैंडसम बन जाता है और उसका सबसे छोटा बेटा बूढ़ा। ययाति को ये देखकर भी बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट ही सो सेल्फिश कि वो अपने बड़े बेटों को कर्स भी करता है फॉर नॉट गिविंग हिम देयर जवानी। एनीवे, एक तरफ ययाति दुनिया के सारे मटेरियल सुख भोगता है, वो मस्ती से खाता है, बजाता है, पूरी दुनिया में मंडराता है, और दूसरी तरफ उसका बेटा पुरु बेड पे पड़ा हुआ डेंचर्स लगा के खाना खाता है। पर सालों साल अपनी हर इच्छा पूरी करने के बाद ययाति को रियलाइज होता है कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसकी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होंगी। एंड दैट्स व्हेन हिज अवेकनिंग हैपेंस एंड वो सीधा अपने बेटे पुरु के पास जाता है जो अपने घुटनों का ऑपरेशन करा रहा होता है। वो पुरु को उसकी जवानी वापस करता है एंड अपनी ओल्ड एज उससे ले लेता है। देन ही अनाउंसेस पुरु एज द नेक्स्ट किंग और जंगल में मेडिटेट करने चला जाता है। चलो देर से ही सही, अकल तो आई। इसके बाद पुरु किंगडम पे अच्छे से राज करता है बिना ये जाने कि उसकी आने वाली जनरेशंस आपस में लड़ेंगी एंड उसकी वजह भी एक सेल्फिश फादर होगा। तो ये थे महाभारत के 2 स्केरी फादर्स, शांतनु और ययाति। ये दोनों यंगर जनरेशन को स्पेस नहीं देते थे और उनकी जगह लेना चाहते थे। ये दोनों स्टोरीज हमें सिखाती हैं कि टाइमली ओल्डर जनरेशन को थोड़ा चिल करना चाहिए और यंगर जनरेशन को सब सौंप देना चाहिए, वरना इट लीड्स टू सैडनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इनफैक्ट उन्हें यंगर जनरेशन को कंट्रोल नहीं बल्कि ग्रो करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए बाय शेयरिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता और सैडली ओल्डर जनरेशन
पावर और कंट्रोल गिव अप नहीं करना चाहती। अब आप घर पे देख लो या पॉलिटिक्स में। और हमारे एंसेस्टर्स ये समझते थे कि ये एक डेंजरस ट्रेंड है। दे न्यू नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिस्टम एक्सेप्ट बड़ों की ईगो मसाज। तुम ओल्डर जनरेशन को कंट्रोलिंग मानते हो या नहीं, नीचे कमेंट करके बताना और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।